Hi guys, welcome to Smart Commerce Classes. My name is Anshu Mittal and in this video we will be starting with the 11th chapter of ACCA F5 and the name of the chapter is Quantitative Analysis. सो गाइज ये मत सोचना कि मैंने 10 चैप्टर स्किप कर दिया, वो मैं नहीं करा रहा. 10 चैप्टर इज़ अ बिग चैप्टर एंड इट विल टेक टाइम. सो द पॉइंट इज़ मैं चाहता हूँ पहले जो हमारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जैसे कि ये चैप्टर, इनको मैं जल्दी करा दूँ सो दैट यू कैन स्टार्ट डूइंग द एग्जाम किट ऑफ दीज चैप्टर्स. और तुम्हारा एक क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, वैसी क्वांटिटी में ज़्यादा कवरेज हो जाए एंड तुम ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको फॉर द टाइम बी. वो चैप्टर बड़ा है, उसके बनाने में शायद 4-5 वीडियोज़ लग जाएँ, तो इट विल टेक अराउंड अ वीक फॉर दैट चैप्टर. सो आई डोंट वांट कि ऐसी चीज़ हो. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस. तो गाइज ये जो चैप्टर है ये बहुत छोटा सा चैप्टर है. आई विल ट्राई टू कवर इट इन 1 और मैक्सिमम 2 वीडियोज़. इस चैप्टर में हमें सिर्फ 2 टॉपिक करने हैं. वन इज़ हाइलो एनालिसिस एंड सेकेंड इज़ लर्निंग कर्व मॉडल. सो सबसे पहले वी हैव टू सी व्हाट इज़ हाइलो एनालिसिस. तो जिन बच्चों ने ACCA F2 करा हुआ है उनको हाइलो एनालिसिस अच्छे से पता होगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि किसी को कुछ नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद ये सब्जेक्ट उठाया होगा, सो दे डोंट नो व्हाट इज़ हाइलो मेथड. सो हाइलो मेथड इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम टोटल कॉस्ट. अगर तुम्हें टोटल कॉस्ट गिवन है, तुम्हें लेकिन ये नहीं पता कि टोटल कॉस्ट में कितना अमाउंट वेरिएबल है कितना फिक्स्ड है, देन इन दैट केस यू विल हैव टू यूज हाइलो मेथड. और भी मेथड्स होते हैं वो F2 में है, बट यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड, तो आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट. सो हाइलो मेथड क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें दिए हुए हैं टोटल कॉस्ट. लेट से तुम्हें दिया हुआ है 100 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है 1000, 200 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है 1500, 300 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है 1800, या चलो 2000, 400 यूनिट्स की कॉस्ट है 2500. जस्ट लाइक दैट ये तुम्हारे को टोटल कॉस्ट दी हुई है और ये नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए हैं. अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें से कितना वेरिएबल है कितना फिक्स्ड है हर जगह पे, यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट. ठीक है, तुम्हें क्या पता है इसमें कितना फिक्स वेरिएबल कॉस्ट है, दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है और फिक्स कॉस्ट क्या है. अब वेरिएबल कॉस्ट सबको एक चीज़ पता है, हमने बहुत बार पढ़ी हुई है, रिपीट करा देता हूँ. वेरिएबल कॉस्ट इज सेम पर यूनिट एंड चेंजेस एट एवरी लेवल. वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट सेम रहती है. एग्जाम्पल, अगर वेरिएबल कॉस्ट मेरी यहाँ पे है $5, तो 100 पे इंटू 5, यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी 500, यहाँ पे होगी 200 इंटू $5, दैट मीन्स 1000. तो आई एम अज्यूमिंग कि वेरिएबल कॉस्ट मेरी $5 है, तो वेरिएबल कॉस्ट इज सेम पर यूनिट बट चेंजेस एट एवरी लेवल. और जो फिक्स कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी. कि यहाँ पे भी जैसे मान लो 500 यहाँ है, 500 यहाँ, 500 यहाँ, 500 यहाँ, कि फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट एट ईच लेवल ऑफ एक्टिविटी. एंड आई थिंक ये चीज़ तो वैसे भी सारे बच्चों को अभी तक पता होगी. अब ऐसे सिनारियो में हाउ कैन वी कैलकुलेट, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट. तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, आई एम रबिंग दिस, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. जब इस बुक में एग्जाम्पल होगा उस एग्जाम्पल से करेंगे. सो मुझे अगर वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है गाइस, याद रखना, टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल. टोटल कॉस्ट जो मेरी हाईएस्ट लेवल पे थी, ठीक है, माइनस टोटल कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल. टोटल कॉस्ट हाईएस्ट लेवल पे माइनस टोटल कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स हाईएस्ट माइनस
नंबर ऑफ यूनिट्स लोएस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस टोटल कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट हाईएस्ट माइनस नंबर ऑफ यूनिट लोएस्ट। इससे निकलेगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट निकालने का मेथड क्या होगा? अब वी कैन कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट फ्रॉम हाईएस्ट और लोएस्ट, क्योंकि हमने वैल्यू कौन कौन से लिए, हमने हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी लिए। तो फिक्स कॉस्ट को भी हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में निकाल सकते हैं। कैसे? लेट्स टेक हाईएस्ट वैल्यू। तो टोटल कॉस्ट जो मेरी हाईएस्ट वाली थी माइनस नंबर ऑफ यूनिट्स जो मैंने प्रोड्यूस किए थे इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहाँ से निकल जाएगा हमारा। तो इससे टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगी, रह गई फिक्स कॉस्ट। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। और उसके बाद अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट एट डिजायर्ड आउटपुट के इस अप्रॉक्सीमेट फिगर से, इस वैल्यू से अगर मैं ये देखना चाहूँ कि इतने नंबर ऑफ यूनिट्स अगर मैं बनाऊँ तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी। आई एम अज्यूमिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स n। तो टोटल कॉस्ट एट n विल बी फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट, जो भी मेरी फिक्स कॉस्ट आएगी प्लस नंबर ऑफ यूनिट जो मैं बनाऊंगा इनटू वेरिएबल कॉस्ट, वो आ जाएगी टोटल कॉस्ट एट डिजायर्ड आउटपुट जो भी मुझे चाहिए। इतना ही है हमारा हाई एंड लो मेथड, हाई लो मेथड में। अब बहुत बच्चे, अब जैसे तुम स्किल लेवल पे हो तो काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते भी हैं कि सर मुझे ये बताओ कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, ये बना कैसे। अब हमें पता तो होना चाहिए ना फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ। हमें ये तो पता है कि ये फॉर्मूला रट्टा मार लेंगे, लर्न कर लेंगे, बट हाउ दिस फॉर्मूला वॉज डिराइव्ड। ध्यान से देखना। तो मैं ये दोनों फॉर्मूले अभी रब कर रहा हूँ, तुम चाहे पॉज करके इसको लिख लो। ये खाली जगह जो तुम्हारी बुक में है तुम वहीं पे लिख लो, ये तुम्हें याद रहेंगे। ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को अगर मैं ब्रेक करूं, तोड़ूं, सो दिस विल बी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, या फिक्स कॉस्ट प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट, कि हाईएस्ट पे नंबर ऑफ यूनिट इनटू वेरिएबल कॉस्ट, माइनस फिक्स कॉस्ट प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट एट लोअर वैल्यू। यहां पे टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट हाईएस्ट वाले, ये टोटल कॉस्ट होगी हाईएस्ट पे। टोटल कॉस्ट लोएस्ट पे कैसे आएगी? फिक्स कॉस्ट प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट और नंबर ऑफ यूनिट्स लोएस्ट वाले। अभी मैं सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, फिक्स कॉस्ट प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स, इसको मैं h कर देता हूँ, इनटू वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, अब ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस नंबर ऑफ यूनिट्स लोएस्ट इनटू वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है तो ये वैल्यू हमारी खत्म होगी। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, तो वेरिएबल कॉस्ट ब्रैकेट में नंबर ऑफ यूनिट हाईएस्ट माइनस नंबर ऑफ यूनिट्स लोएस्ट। ये सिर्फ मैं मैथ्स कर रहा हूँ और आई थिंक इतनी मैथ्स तुम सबको आती होगी। तो यहाँ से मैंने वेरिएबल कॉस्ट को कॉमन फैक्टर निकाल लिया, तो नंबर ऑफ यूनिट हाईएस्ट माइनस नंबर ऑफ यूनिट लोएस्ट, और इसी को मैंने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ यूनिट हाईएस्ट माइनस नंबर ऑफ यूनिट लोएस्ट। तो हमारा देखो ये पूरा कैंसिल हो गया और हमारी वैल्यू आ गई वेरिएबल कॉस्ट की। दिस इज हाउ द फॉर्मूला ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज डिराइव्ड बाय यूजिंग हाई लो मेथड। तो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है निकालने का। ऐसा नहीं है कि बस ये फॉर्मूला बन के हमने रट्टा मार लिया, पता होना चाहिए। तो टोटल कॉस्ट हाईएस्ट, टोटल कॉस्ट लोएस्ट, कॉमन फैक्टर हटा दिए, कॉमन फैक्टर निकालने के बाद मेरी वेरिएबल कॉस्ट ऐसे निकली है। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट हो गया, लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक। तो सबसे पहले आता है हाई लो एनालिसिस। तो ये सारा मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका हमें कुछ नहीं करना। तो एक क्वेश्चन करते हैं एंड क्वेश्चन करने के बाद हम हाई लो के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन इज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1।
Cost data for the 6 months to 31st December 2018 is as follows. हमें दिया हुआ है जुलाई में इतने यूनिट सेल हुए, टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट आई है इतनी. ऐसी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नंबर ऑफ यूनिट्स एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ यूनिट्स. यूज हाई लो एनालिसिस टू फाइंड आउट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड द टोटल फिक्स कॉस्ट. हमें फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है. फोरकास्ट द टोटल कॉस्ट व्हेन 500 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, कि अगर हम 500 यूनिट्स बनाएंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या होगी. तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे 500 यूनिट्स पे कुछ दिया हुआ है नहीं, और ऑफ कोर्स दिया ही नहीं होगा. अगर 500 यूनिट्स यहाँ दिए ही हुए हैं, इंस्पेक्शन कॉस्ट हमें पता ही है, तो क्वेश्चन ही क्यों पूछ रहे हैं. दैट मीन्स वी आर सिली कि हम ऐसी चीज़ सोच भी रहे हैं. सो सबसे पहले हमें निकालना है वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हमें चाहिए हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी. तो यहाँ से सबसे पहले देखते हैं लोएस्ट. तो लोएस्ट मुझे दिख रही है 300 और 300 पे कॉस्ट है 2160. नाउ लेट्स टेक हाईएस्ट. हाईएस्ट हमारी आएगी 4420 और इस पे कॉस्ट है इतनी. सो वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस टोटल कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट हाईएस्ट माइनस नंबर ऑफ यूनिट लोएस्ट. यहाँ से आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट. तो मैं कैलकुलेट करता हूँ. 2400 माइनस 2160 इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 120. दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरी आ रही है 2 पर यूनिट. दिस इज माई वेरिएबल कॉस्ट. अब मुझे निकालनी है अपनी फिक्स कॉस्ट. तो लेट्स यूज द हाईएस्ट वैल्यू. हाईएस्ट पे टोटल कॉस्ट थी मेरी 2400 माइनस इसमें से मैं कर दूंगा वेरिएबल कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट में से जब मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा मेरी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी. तो वेरिएबल कॉस्ट विल बी नंबर ऑफ यूनिट से 420 इंटू 2 पर यूनिट. तो 420 इंटू 2 दैट इज 840 माइनस 2400. तो दैट मीन्स जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है इट इज़ 1560. तो 1560 इज फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट इसको वी कैन से पर मंथ and this is variable cost per unit. Now I have to calculate, forecast the total cost when 500 units are produced. अब 500 units पे total cost क्या होगी. तो 500 units पे total cost होगी fixed cost remains constant plus number of units 500 into variable cost that is 2. तो 1560 plus 1000. That means total cost at 500 units will be 2560. This will be the answer. बहुत ही सिंपल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें, है ना. सिंपल. हमने हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी निकाला, लोएस्ट निकाला, और यहाँ से हमने निकाल दिया वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ से निकाल दिया फिक्स कॉस्ट, और उसके बाद जो भी हमें चीज़ चाहिए वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली. अगर तुमको आता है तो यू कैन जस्ट क्विकली इसको करके निपटा सकते हो. नहीं आता, नहीं समझ आया, तो दोबारा से एक बार ये वीडियो देखो और दोबारा से इसको समझो. इस चैप्टर में इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रहा, बिकॉज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. एक वीडियो को जितना लंबा स्ट्रेच करूँगा उतना ही नुकसान है तुम्हारा. जितनी जल्दी टॉपिक समझ आए, कवर हो, उतना बेटर रहता है. ठीक है. तो लेट्स रीड दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई लो एनालिसिस. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि हम स्किल लेवल पे हैं, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाई लो एनालिसिस. हाई लो मेथड हैज़ एनॉर्मस एडवांटेज ऑफ सिंप्लिसिटी, कि बहुत ही सिंपल है, ईजीली इससे आंसर आ जाता है. इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू यूज. वेरी गुड. अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं हाई लो एनालिसिस के. तो सबसे पहला है, इट अज्यूम्स दैट एक्टिविटी इज द ओनली फैक्टर दैट अफेक्टिंग कॉस्ट. मतलब जो ये कॉस्ट में चेंज हो रहा है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ एक्टिविटी. इट ऑल्सो, वी कैन ऑल्सो से कि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट हर जगह सेम है. दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट या अज्यूम, जबकि ऐसा नहीं होता. कई बार फिक्स कॉस्ट चेंज हो सकती है. एग्जाम्पल, पहले मेरा जो रेंट पर मंथ था दैट इज़ $1000, लेकिन ज़्यादा काम की वजह से मेरे को एक और फैक्ट्री रेंट पे लेनी पड़ी और नाउ माई रेंट इज़ $2000. दैट मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड. बट हम हाई लो मेथड में ये चीज़ नहीं कैलकुलेट कर सकते अनटिल एंड अनलेस हमें इन्फॉर्मेशन ना दी हो. जब इन्फॉर्मेशन दी होती है तो ऑफकोर्स जो F2 में बच्चों ने पढ़ा हुआ उनको पता होगा, यहाँ हमें उस चीज़ का कुछ नहीं करना. ठीक है.
इट अज्यूम्स दैट हिस्टोरिकल कॉस्ट रिलायबली प्रिडिक्ट द फ्यूचर कॉस्ट, कि हमने जो पुरानी कॉस्ट से वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट निकाली है, हम ये सोचते हैं कि यही हमारी आगे कॉस्ट होगी। दैट मीन्स कभी भी वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट और अज्यूम, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता, मार्केट में बहुत चीज़ें चेंज होती हैं। थर्ड, it uses only two values, that is highest and the lowest, so the result may be distorted due to random variation in these values। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्या कि जब हम हाई लो मेथड यूज करते हैं हम सीधा हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू से आंसर निकाल रहे हैं, लेकिन अगर रैंडमली, जैसे अब मैं यहाँ पे इसकी टोटल कॉस्ट चेक करूँ, अगर रैंडमली मैं चेक करता हूँ, हो सकता है सही हो सकता है गलत, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है सही होगी यहाँ पे, गलत नहीं होगी। लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ पे अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी में हमारा आंसर जो है वो डिफरेंट आता है। यहाँ पे जब तुम वेरिएबल कॉस्ट से कैलकुलेट करोगे तो फिक्स कॉस्ट अलग आएगी और यहाँ पे अलग आएगी, ऐसा भी होता है। तो व्हाट वी डू हाई लो मेथड में, हम एक एवरेज निकाल लेते हैं कि टोटल लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट तक टोटल कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट निकलती है। दैट इज नॉट एक्यूरेट, ये एक्यूरेट नहीं होती। तो वो यही बता रहे हैं, इट यूजेस ओनली टू वैल्यूज, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट, सो द रिजल्ट्स मे बी डिस्टॉर्टेड ड्यू टू रैंडम वेरिएशन इन दीज वैल्यूज। अब यहाँ पे सेम है, मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में सेम है, लेकिन कई क्वेश्चंस तुम्हें ऐसे मिलेंगे जिसमें जैसे मैंने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट निकाली, अगर मैं इस एक्टिविटी में चेक करूँ तो जैसे 360 इंटू 2 वेरिएबल कॉस्ट, दैट मीन्स 720 मेरी आ गई वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इज 1560, तो 1560 प्लस 720 ये मेरा आ रहा है 2280, तो यहाँ पे मेरी टोटल कॉस्ट मैच कर रही है इससे। बट कभी कभार क्या होगा, हमें वैल्यू 2280 की जगह 2320 दी होगी, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये वैल्यू नहीं चलेगी, हमने सिर्फ हाई एंड लो की एवरेज निकाली है, तो रिजल्ट कैन बी डिस्टॉर्टेड एज वेल। ठीक है, सो दिस इज हाई लो मेथड। अब इसके बाद एडिशनल एग्जाम्पल ऑन हाई लो मेथड, ये तुम कर लेना, इसमें कुछ भी खास नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन डू इट बाय योर ओन। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आता है दैट इज इंट्रोडक्शन टू लर्निंग कर्व्स। अब यहाँ पे एक नए लर्निंग कर्व्स आए हैं हमारे, और ये बहुत ही अच्छे समझने के लिए हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है गाइस, अब ये लर्निंग कर्व क्या है, ये कोई लर्निंग कर्व हमारा ज़्यादा कैलकुलेशन वाला नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। सो लर्निंग कर्व क्या है, अब मैं तुम्हें इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे लेट मी जस्ट रब ऑल दीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और नया प्रोडक्ट बनाना शुरू किया है। ठीक है, और प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बनने में। लाइक एग्जाम्पल इसका मैं बोलता हूँ टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप बना रहे हैं और टेलीस्कोप बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जिसको समझने में टाइम लगता है। तो स्टार्टिंग में, अब देखो एक कर्व ध्यान से देखना, अभी स्टार्टिंग में जैसे मैंने फर्स्ट 100 यूनिट बनाए, फर्स्ट 100 यूनिट, तो आई कैन से कि एवरेज टाइम जो पहले 100 यूनिट बनाने में लगा है वो अभी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने अभी भी बनाने शुरू किए हैं टेलीस्कोप, नया प्रोडक्ट बनाया है। तो अभी जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो इतने ट्रेंड नहीं हैं, उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो अभी फर्स्ट 100 यूनिट्स को बनाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। जब हमने नेक्स्ट 100 यूनिट्स बनाए, मतलब 100 के बाद 100 और बनाए, तो इन 100 को बनाने में उनको एवरेज टाइम थोड़ा कम लगा। याद रखना, दिस इज़ नॉट टोटल टाइम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज टाइम पर यूनिट। कि नेक्स्ट जो उन्होंने 200 यूनिट्स बनाए, उनको बनाने में अब उनको एवरेज टाइम पर यूनिट कम लगा, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो चुकी थी, पता चल चुका था कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ आएंगी। जब नेक्स्ट 300 यूनिट्स बनाए तो यहाँ के भी इनको थोड़ा सा टाइम और कम लगा। ठीक है, एंड देन अगेन 400, यहाँ थोड़ा कम, और ऐसे करते करते हमारे कर्व बनता चला गया। और ये जो कर्व है इट विल बी लाइक दिस, ऐसा हमारा कर्व बनेगा कि स्टार्टिंग में इनिशियली पर यूनिट टाइम ज़्यादा लगता है, धीरे 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 ये कम होता चला जाता है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये कांस्टेंट रहता है,
क्योंकि इससे कम टाइम तो लग ही नहीं सकता, तुम जितनी मर्जी स्पीड से काम कर लो, इतना टाइम लगना है तो लगना है, इसको कोई भी स्लो नहीं कर सकता। तो अब बिल्कुल तुम परफेक्शन पे काम कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल ऑन द स्पॉट पता है कि तुम्हें क्या काम करना है क्या नहीं करना, और सीधा सीधा तुम अपना चीज़ बना रहे हो एज अर्ली और एज क्विकेस्ट एज पॉसिबल विदाउट एनी मिस्टेक, तो इतना टाइम तो मिनिमम लगेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एवरेज टाइम ज़्यादा लग रहा था, नेक्स्ट में और कम लगा, प्रैक्टिस हो गई, देन कम, और ऐसे करते करते हमारा मिनिमम टाइम, ये होता है हमारा लर्निंग कर्व। इसी को इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया हुआ है और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, सो लर्निंग कर्व की अगर हम थ्योरी पढ़ें तो देखो यहाँ पे इसमें क्या बताया हुआ है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन सम इंडस्ट्रीज दैट देयर इज अ टेंडेंसी फॉर अ लेबर टाइम पर यूनिट टू रिड्यूस इन टाइम as more of the units are produced, workers become more familiar with the task and gets quicker, और जल्दी काम होता है। ठीक है, हमें ये चीज़ नहीं देखनी, इस चीज़ को हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पे the first time a new operation is performed, both the workers and the operating procedures are untried, मतलब कभी ट्राई नहीं करा करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। as the operation is repeated, the worker becomes more familiar with the work, labor efficiency increases and labor cost per unit declines, कि labor cost per unit क्योंकि कम टाइम लग रहा है तो labor cost भी हमारी कम होती चली जाती है। पहले जो चीज़ 6 घंटे में बनती थी अब उसको बनने में 5 घंटे लग रहे हैं, तो ये थोड़ी है कि हम 6 घंटे के पैसे देंगे, पैसे तो जितने घंटे काम किए उतने ही देंगे। सो लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी हमारी कम होती चली जाती है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा राइट्स लॉ। सो राइट्स लॉ क्या होता है? राइट्स लॉ स्टेट्स दैट अ क्यूमुलेटिव आउटपुट डबल्स, जब भी हमारा कोई आउटपुट डबल होता है, द क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट्स फॉल्स टू अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द प्रीवियस एवरेज टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मुझे इसमें लेट से इतना टाइम लग रहा है, दूसरा प्रोडक्ट बना रहा हूँ इसमें मुझे इतना टाइम लग रहा है, 4 प्रोडक्ट बना रहा हूँ इसमें मुझे इतना टाइम लग रहा है। तो ये भी मेरा अगर 10% से गिरा है, जैसे 1 से जब 1 से 2 बनाए तो हमारा लेबर टाइम 10% से गिर गया, तो मैं जब 2 से 4 बनाऊंगा, मतलब डबल कर रहा हूँ 2 से 4, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये भी 10% से गिर जाएगी। तो एज सून एज माई क्यूमुलेटिव आउटपुट डबल्स, जैसे ही आउटपुट डबल होती है हमारा फिक्स परसेंटेज से लेबर कॉस्ट कम होती चली जाती है। जैसे 10% से यहाँ कम होगी, 10% से यहाँ कम हो गई। ये भी चीज़ तुम्हारे को थोरेटिकली इतनी समझ नहीं आएगी टिल द टाइम वी डोंट डू अ प्रैक्टिकल ऑफ दिस। सो सबसे पहले देखो इन्होंने लर्निंग कर्व बनाया हुआ है। एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर ऑल यूनिट्स टू डेट, कि जब 0 यूनिट से इतने यूनिट्स बनाए तो टाइम ज़्यादा लग रहा था एवरेज, धीरे धीरे एवरेज कम होती चली गई, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कि ये कांस्टेंट हो गई कि अब तो इतना मिनिमम टाइम एवरेज लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इसको तुम पढ़ लेना, ये सेम चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब ये आता है टोटल टाइम। अब टोटल टाइम में क्या फ़र्क होगा, जब मैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स यहाँ पे बनाऊंगा, ध्यान से देखो, सबसे पहले बनाने में यूनिट्स में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ये जो कर्व है ये थोड़ा ज़्यादा गया, इनमें टाइम ज़्यादा लगा। अब ये कर्व थोड़ा नीचे हो गया क्योंकि मेरा जो टाइम है अब थोड़ा कम लगा है। जैसे पहले लगा था, लेट से पहले मुझे लग रहे थे 10 आवर्स बनाने में, मुझे जैसे 1 2 3 ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्जाम्पल कि ये मेरे नंबर्स हैं। पहले मुझे एक को बनाने में लग रहे थे 10 मिनट्स, 2 को बनाने में लगे 9, 3 को बनाने में 8, 4 को बनाने में 7.5, 5 को बनाने में 7, 6 को बनाने में 6.8, 7 को बनाने में 6.5 और आगे 6.5 चलता जा रहा है कि मिनिमम इतना टाइम तो लगेगा। तो पहले हमारी वैल्यू आई 10। अब 10 के बाद अगर मैं दोबारा 10 ऐड करता तो वैल्यू यहाँ आती, बट अब 10 की जगह 9 ऐड हो रहा है तो टोटल थोड़ा नीचे गिर रहा है। तो ये है 10, ये हो गया 9। अब 9 में मैं 8 ऐड कर रहा हूँ तो ये कर्व थोड़ा नीचे होता चला गया, देन 7, देन 6, 6.5 पे आके ये कर्व मेरा ऐसे चला जाएगा कांस्टेंट, कि इससे कम टाइम मुझे नहीं लगेगा। सो दिस इज टोटल कॉस्ट, टोटल टाइम कर्व इन केस ऑफ रिट्स लॉ। अब इसकी लिमिटेशंस जो है इसको हम बाद में करेंगे,
चलो लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं, उससे हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा इजी लगे। तो लिमिटेशंस ऑफ लर्निंग कर्व इज द प्रोसेस इज लेबर इंटेंसिव। हमने ये माना है कि जो प्रोसेस है, जो हम काम कर रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली लेबर इंटेंसिव। उसमें मशीन का कोई रोल ही नहीं है, सारा लेबर काम कर रही है। मशीन आवर्स भी तो होते हैं ना, क्योंकि मशीन में तो पहले भी उतना टाइम लगता था, अभी उतना टाइम लगेगा। मशीन थोड़ी ये है कि सीख के काम जल्दी करती है, मशीन में तो टाइम पहले भी उतना लगता था, आज भी उतना लगेगा। तो हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस जो है, वर्किंग जो है, प्रोडक्शन जो है, दैट इज मोर ऑन लेबर इंटेंसिव। सेकेंड, द प्रोडक्ट इज न्यू, क्योंकि नए प्रोडक्ट में ही स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम ऑलरेडी पुराना प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि हम 10 साल से प्रोडक्ट बनाते आ रहे हैं, अब मुझे लर्निंग कर्व बना के दो, तो मैं कहूँगा तुम्हारा लर्निंग कर्व बन ही नहीं सकता। कैसे बनेगा लर्निंग कर्व? क्यों? क्योंकि तुम 10 साल से प्रोडक्ट बना रहे हो, दैट मीन्स तुम्हारे सारे एम्प्लॉयज़ को प्रोडक्ट बनाना आता है, तो वो तो जितना एवरेज टाइम ले रहे हैं उससे कम तो टाइम लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इट्स नॉट अ न्यू प्रोडक्ट। वो तो 10 साल से बनाते आ रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है। तो ये मैक्सिमम टाइम जो बचा सकते हैं बचा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं बचा सकते। थर्ड, द प्रोडक्ट इज कॉम्प्लेक्स। अगर प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स होगा तभी तो स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल है बनाना, एक ही सिंपल प्रोसीजर है, तो ये थोड़ी है उसमें पहले कम टाइम लगेगा, पहले ज़्यादा टाइम लगेगा, बाद में। प्रोडक्ट सिंपल है तो वो तो वैसे भी उतने टाइम में बनेगा जैसे नॉर्मल बनता है। 14 कह रहा हूँ, सॉरी। नेक्स्ट, प्रोडक्शन इज रेपिटेटिव एंड देयर इज नो ब्रेक्स इन प्रोडक्शन। के प्रोडक्शन में कोई ब्रेक नहीं हो रही है, प्रोडक्शन रेपिटेटिव है। अगर प्रोडक्शन में ब्रेक्स होनी शुरू हो गई, दैट मीन्स टाइम जो लेबर का है, ब्रेक कैसे मतलब, जैसे लेबर 8 घंटे काम कर रही है, अब 8 घंटे में अगर उसने 3 घंटे का ब्रेक ले लिया, हमें तो पैसे 3 घंटे के देने पड़ेंगे, तो 3 घंटे की हमारी लेबर कॉस्ट तो फिर दोबारा बढ़ गई। तो हम ये मानते हैं इन लर्निंग कर्व रिट्स लॉ में कि हमारा जो लेबर है ये कॉन्टिन्यूसली रिपीटेटिव काम कर रहा है, कोई भी नया काम नहीं पकड़ रहा, पुराना ही काम, एक ही प्रोडक्ट रिपीटेडली बनाया जा रहा है और कोई भी ब्रेक्स नहीं ले रहा, कॉन्टिन्यूसली काम बना रहा है। अगर 8 घंटे आया है तो उसने पूरे 8 घंटे काम किए, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं लिया। ठीक है, तो ये जो अंदर की थ्योरी है, एक बार इसको थॉरली पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया। इसके बाद आता है टैबुलर अप्रोच। अब ये रिट्स लॉ के बारे में ही है कि रिट्स लॉ को टैबुलर अप्रोच से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो, सो कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ टाइम टेकन टू मेक फर्स्ट 4 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। एक को बनाने में लगे 10 घंटे, दो को बनाने में 8, तीन को बनाने में 7.386 आवर्स। दिस इज एवरेज आवर्स पर यूनिट, कि एक प्रोडक्ट को बनाने में एवरेज कितना टाइम लगा है, 4 को बनाने में लगे इतने। ठीक है, एक को बनाने में इतना टाइम लगा, दो को बनाने में एवरेज इतना, मतलब अगर मैं बोलूँ टोटल टाइम कितना लगा होगा, तो दिस इंटू 2, दिस इंटू 3, दिस इंटू 4, ये होगा टोटल टाइम। ठीक है, सॉरी गाइस, थोड़ी सी मैं गड़बड़ कर गया, थोड़ी सी। यहाँ जो लिखा हुआ है टाइम टेकन टू मेक, इसका बेसिकली है, इन्होंने ठीक नहीं लिखा हुआ, एडिशनल यूनिट कंसर्न। मतलब जब मैंने पहला यूनिट बनाया तो मेरे को उसको बनाने में लगे 10 घंटे, जब मैंने अगला यूनिट बनाया, एक यूनिट और बनाया, तो उस यूनिट को बनाने में लगे 8 घंटे, जब तीसरा यूनिट बनाया तो तीसरे यूनिट को बनाने में लगे इतना टाइम, जब फोर्थ यूनिट बनाया तो फोर्थ को बनाने में लगा इतना टाइम। ठीक है, ये बता रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ सीरियल नंबर ऑफ यूनिट लिखा हुआ, दीज आर नॉट टोटल यूनिट्स, कि जब पहला बनाया तो इतना टाइम, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना। अब टैबुलर से हम इसको कैसे प्रेजेंटेशन दें? सबसे पहले तो हमें एक चीज़ यहाँ से समझ आ रही है कि मोर नंबर ऑफ यूनिट्स आई एम मेकिंग, उतना मेरा टाइम कम होता चला जा रहा है। तो मैंने क्या किया, आई रोट सीरियल नंबर्स, साथ ही मैंने लिखा ये वाला टाइम टेकन, देन मैंने लिखा टोटल क्यूमुलेटिव टाइम, कि पहले एक यूनिट को बनाने में लगे 10 आवर्स, टोटल 2 यूनिट्स को बनाने में लगे 10 + 8 18 आवर्स, टोटल 3 यूनिट्स को बनाने में लगे 18 + 7.386 25.386 आवर्स, और टोटल 4 यूनिट्स को बनाने में लगे 25.386 + 7.014, इतने टोटल आवर्स। ठीक है, अब उसके बाद क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट, अब मैं निकालूंगा क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट। तो 10 डिवाइड बाय 1 10, तो 18 डिवाइड बाय 2, अब मेरा एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स गिर के हो गया 9। देखो, पहला मैं बना रहा हूँ 10 घंटे में, दूसरा बना रहा हूँ 8 घंटे में,
तो एवरेज क्या आएगी इनकी, तो 10 + 8 इज 18 डिवाइड बाय 2 दैट मीन्स 9 इज माई एवरेज, कि अब ऑन एन एवरेज मुझे 9 मिनट्स लग रहे हैं। थर्ड में इतना है मेरा टोटल नंबर ऑफ टाइम डिवाइड बाय 3 यूनिट्स अगर मैं बनाता हूँ तो मेरा इतना एवरेज टाइम लग रहा है। फोर्थ का जो टोटल है, 4 टोटल यूनिट्स को बनाने में इतना टाइम लग रहा है, 4 यूनिट्स बनाए हैं तो 32 डिवाइड बाय 4 इतना है मेरा एवरेज टाइम पर यूनिट। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूं जैसे इन्होंने यहाँ निकाली हुई है, देखो ध्यान से देखना, इससे नहीं, मैं तुम्हें यहाँ बताता हूँ, आई जस्ट राइट इट हेयर। तो 10, 9, 8.462 एंड 8.100, और ये 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। जब मैंने यूनिट्स डबल करे, रिट्स लॉ बता रहा हूँ, जब मैंने यूनिट्स डबल करे तो मेरे कितना परसेंटेज टाइम कम हो गया। सो 9 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, सॉरी 9 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 दैट मीन्स 90%, कि मेरा जो टाइम था पहले जो 100% लगता था अब 90% टाइम लगता है। पहले जो 100% टाइम लगता था अब लगता है 90% टाइम, जैसे यूनिट्स मेरे डबल हुए। अब 2 से डबल क्या होंगे, 4, 2 से डबल क्या होंगे, 4। तो जब 4 यूनिट्स मैंने बनाए, सो दिस इज 8.1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100, ये भी जब मैंने करा तो मेरा आ रहा है वैल्यू 90%, कि 2 से जब मैं 4 यूनिट्स पे आया तो मेरा एवरेज टाइम भी यहाँ से भी 90% गिर गया और अब रह गया 8.100। तो जैसे ही मैंने डबल यूनिट्स बनाए तो मेरी वैल्यू यहाँ से कम हो गई। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ मुझे 4 से 8 यूनिट्स बनाने हैं, 4 से कितने यूनिट्स बनाने हैं, 8 यूनिट्स, तो 8 यूनिट्स में एवरेज टाइम क्या आएगी, तो एवरेज टाइम विल बी दिस 8100, 8.1, इसका 90%, तो 8.1 इंटू 90 डिवाइड बाय 100 दैट मीन्स यहाँ पे जो 8 यूनिट्स को बनाने में एवरेज आएगी दिस विल बी 7.29, कि अब मेरी जो एफिशिएंसी है वो 10% से, बेसिकली टाइम तुम ये कह सकते हो कि 10% से गिरता जा रहा है, या टोटल टाइम का अब 90% लग रहा है। तो 1 से 2 बनाए तो 90%, 2 से 4 बनाए, जब ये डबल हुए 2, 4 तो भी 90%, और 4 से 8 पे भी 90%। तो 90% मेरा टाइम लग रहा है जो मेरा एक्चुअली पहले लगता था। सो दिस इज कॉल्ड रिट्स लॉ। तो देखो यहाँ पे इन्होंने यही बताया हुआ है कि जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे बताएं कि कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम फॉर टारगेट प्रोडक्शन, हेयर द क्यूमुलेटेड एवरेज फॉर फर्स्ट 8 यूनिट्स, अगर 8 यूनिट्स के बनाने हैं तो जो मेरी 4 पे वैल्यू आ रही थी, 4 पे 8100, उसको मैंने इंटू 90% कर दिया, अब मुझे इतना टाइम ऑन एन एवरेज पर यूनिट लग रहा है। तो 8 यूनिट्स में टोटल आवर्स कितने लगेंगे, तो 8 यूनिट इंटू एवरेज जो मेरी आ रही है दैट इज 7.290, तो टोटल आवर्स मुझे 8 यूनिट्स को बनाने में इतने लगेंगे। ठीक है, तो 8 यूनिट्स को बनाने में इतना टाइम लगा। सो टाइम टेकन टू मेक नेक्स्ट 4 यूनिट्स, कि देखो 4 यूनिट्स को बनाने में टाइम टोटल कितना लगा था, 32.400, और अगले टोटल 8 यूनिट को बनाने में टाइम लगा है 58.320, तो 8 यूनिट्स को बनाने में टोटल टाइम लगा है 58.320। दैट मीन्स एडिशनल टाइम 4 से 8 यूनिट्स में कितना लगा, 58.320 माइनस 32.400, इट इज़ 25.92, कि एडिशनल मुझे 25.92 आवर्स लगे कि मुझे अगर नेक्स्ट 4 यूनिट्स बनाने हैं। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग तुमने देख ही लिया इसको। ठीक है, इसके जब हम क्वेश्चंस करेंगे ज़्यादा और तो वहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी। तो एक काम करते हैं, लेट्स डू दिस, इससे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो न्यू प्रोडक्ट विल टेक 100 आवर्स फॉर फर्स्ट यूनिट, एक यूनिट को बनाने में लगेंगे 100 आवर्स, एंड 80% लर्निंग कर्व अप्लाइड, यहाँ पे 80% रिडक्शन होती है। तो देखो हम पहले बात करते हैं क्यूमुलेटिव की। किसकी, क्यूमुलेटिव। एक यूनिट को बनाने में एवरेज टाइम कितना लगेगा,
100 आवर्स, तो टोटल टाइम भी 100। दूसरे यूनिट को बनाने में अब डबल पे जा रहे हैं, 80% से वैल्यू गिर रही है, तो 100 का 80%, 100 का 80%, दिस इज 80, तो 8 इंटू 2 160 लग रहा है यहाँ पे टोटल टाइम। अब 2 का डबल 4 अगर मैं जाता हूँ तो वो 80 का, यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आई थी 80 का 80%, दैट मीन्स 64 पर यूनिट, तो 64 इंटू 4, दैट मीन्स 256 के टोटल टाइम जो मेरा लगेगा 4 यूनिट्स को बनाने में, इट विल बी 256। 8 यूनिट्स को बनाने में कितना लगेगा 64, अब 64 का 80%, 64 इंटू 80 डिवाइड बाई 100, दैट इज 51.2, तो इंटू 8, दिस इज 409.6। ऐसी हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, ऐसी ये वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज क्यूमुलेटिव, दिस इज क्यूमुलेटिव। अब आता है इंक्रीमेंटल। अब ध्यान से देखना, इंक्रीमेंटल जब मैंने एक यूनिट बनाया, अब गाइज ये कैलकुलेशन ध्यान से देखना, पहले मैं ये वैल्यूज पूरी लिख देता हूं, 16 40.96 इंटू 16 655.36। अब ये तो था गाइस क्यूमुलेटिव वैल्यू को टोटलिटी में क्या चेंज हो रहा है। अब बहुत 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 ध्यान से देखना गाइस, जब मैंने पहला यूनिट बनाया, ध्यान से, जब मैंने पहला यूनिट बनाया तब मेरे को टोटल टाइम एक को बनाने में कितना लगा 100, एवरेज टाइम 100। ध्यान से गाइस, जब मैंने अगला एक यूनिट बनाया, 2 - 1 = 1, जब मैंने अगला एडिशनल यूनिट बनाया तो अगले एडिशनल यूनिट को बनाने में मुझे एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा, पहले को बनाने में लग रहा था 100, दो को बनाने में लगा 160, दैट मीन्स जो नेक्स्ट मैंने एडिशनल बनाया उसमें मुझे लगा टाइम 60। कैसे, एक यूनिट जब मैंने बनाया उसको टाइम लगा 100, दूसरा जब यूनिट मैंने बनाया तो टोटल टाइम लगा मुझे 160। जब दो टोटल यूनिट्स मैंने बनाए, क्यूमुलेटिव मतलब टोटल, टोटल 1, टोटल 2, टोटल 4, टोटल 8, टोटल 16, जब मैंने एडिशनल एक यूनिट बनाया तो बनाने के बाद मेरा एडिशनल कितना टाइम लगा होगा, दैट मीन्स 160 माइनस 100, 60 इज द टोटल टाइम। टोटल मतलब एडिशनल टाइम, इसका टोटल की जगह आई शुड राइट कि एडिशनल टाइम मुझे कितना लगा एक यूनिट को बनाने में। अब 2 से जब मैं 4 पे आया, दैट मीन्स मैंने 2 एडिशनल यूनिट बनाए, तो 2 एडिशनल यूनिट को बनाने में मेरा टाइम कितना लगा 256 माइनस 160, दैट मीन्स 96 आवर्स एक्स्ट्रा लगे। 256 लगे थे 4 को टोटल, 160 लगे थे 2 को, तो 4 माइनस 2, 2 यूनिट्स को, एडिशनल 2 यूनिट्स और बनाने को टाइम इतना लगा। अब यहाँ पे एडिशनल 4 यूनिट्स को 409.6 माइनस 256, दैट इज 153.6, इतना टाइम लगा एडिशनल 4 यूनिट्स बनाने में, और यहाँ पे एडिशनल 8 यूनिट्स बनाने में 245.76। तो ये मेरा लगा एडिशनल टाइम इन मेकिंग दी प्रोडक्ट, एडिशनल टाइम इन मेकिंग दी प्रोडक्ट। पहले यूनिट को बनाने में 100 आवर्स लगे, जब मैंने अगला यूनिट बनाया तो उस यूनिट को बनाने में 60 आवर्स लगे, जब उसके अगले मैंने 2 यूनिट्स बनाए तो उसको इतना टाइम लगा, अगले 4 को इतना, अगले 8 को इतना। अब इनकी भी एवरेज निकालूंगा, 60 डिवाइड बाई 160, 96 डिवाइड बाई 2 48, 153.6 डिवाइड बाई 4 38.4, एंड 245.76 डिवाइड बाई 8, इट इज़ 30.72। मतलब एडिशनल 2 यूनिट को बनाने में एवरेज टाइम इतना लग रहा है, एडिशनल 4 यूनिट को बनाने में एवरेज टाइम इतना लग रहा है। तो देखो मेरा एवरेज टाइम कीप्स ऑन फॉलिंग, कि जब मैंने पहला यूनिट बनाया उसको इतना टाइम लगा, अगला एक यूनिट बनाया उसको टाइम कम लगा, अगले 2 यूनिट्स बनाए उनको टाइम कम लगा, अगले 4 को इतने, अगले 4 को इतने। सो दिस इज एवरेज टाइम जो मेरा फॉल कर रहा है। सो दिस इज द चार्ट जो हमें यहाँ पे करना था, बहुत ही सिंपल था, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट आता है हमारा दी एल्जेब्रिक अप्रोच। अब एल्जेब्रिक अप्रोच क्या है, दिस इज जस्ट अ फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। सो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। सो गाइज, ये जो एल्जेब्रिक अप्रोच है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स ईजी, बट आई जस्ट वॉन्ट कि तुम्हें एक बार ये वाला पार्ट जो हमने करा है एक बार ये अच्छे से डाइजेस्ट
हो जाए। अब देखो एक छोटी सी चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ। अब तुम सोच रहे हो कि सर यहाँ पे तो हम अब आगे जब वैल्यू निकालनी है तो 32, 64 ऐसे करके ही वैल्यू निकलेंगी। मतलब अगर मैं तुमसे ये पूछना चाहूँ कि मुझे ये बताओ कि फर्स्ट यूनिट बनाने के बाद नेक्स्ट 15 यूनिट्स बनाने में टोटल टाइम कितना लगा होगा। मैंने क्या पूछा, फर्स्ट यूनिट बनाने के बाद नेक्स्ट 15 यूनिट्स बनाने में टोटल टाइम कितना लगा होगा। तो मैं लॉजिक क्या लगाऊंगा कि 16 यूनिट्स को बनाने में टोटल टाइम हमारा कितना लगा था, इतना 16 यूनिट्स को बनाने में हमारा टोटल टाइम इतना लगा था। तो 16 में से पहला यूनिट जब मैंने हटा दिया 16 - 1 तो 15 यूनिट्स को बनाने में हमारे को 555.36 टोटल टाइम लगे होंगे, क्योंकि पहले यूनिट को बनाने में लग रहे हैं 100, तो 16 - 1 मैंने कर दिया तो यहाँ से 15 आ गए। अब पॉइंट ये है, अगर मैं तुमसे ये पूछूं सीधा क्वेश्चन में कि मुझे बताओ 12 को बनाने में टाइम कितना लगेगा। अगर मुझे 12 यूनिट्स बनाने हैं, फर्स्ट 12 यूनिट्स, टोटल 12 यूनिट्स, उसमें टोटल टाइम कितना लगेगा, वो मैं इस टैबुलर अप्रोच से नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ डबल लर्निंग कर्व लेके चलता है। उस चीज़ के लिए हमारी आती है एल्जेब्रिक अप्रोच। तो फर्स्ट थिंग, एल्जेब्रिक अप्रोच जो है दैट इज़ प्योरली मैथ्स, ये प्योरली मैथ्स है। एंड फॉर दिस यू विल नीड अ साइंटिफिक कैलकुलेटर। नॉर्मल कैलकुलेटर पे हमारी ये कैलकुलेशन नहीं हो सकती। तो तुम F5 के पेपर के लिए, इनफैक्ट आगे के लिए भी, यू नीड टू बाय अ साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अलाउड, उसी से तुम ये कैलकुलेट कर पाओगे। नॉर्मल कैलकुलेटर से ये कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें लॉग्स भी आते हैं, इसमें टू दी पावर भी आती है, काफ़ी चीज़ें। ठीक है, तो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर आई वुड सजेस्ट ले लो। उसके बाद तुम्हारे को नेक्स्ट क्लास में मैं एल्जेब्रिक अप्रोच बताऊंगा। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ये प्योर मैथ्स है। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है जो हमें लर्न करना है, उससे हम अपना आंसर निकालेंगे। और इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक थोड़ा सा थ्योरी का है, दैट्स इट। एंड दिस चैप्टर विल बी, ये है, एंड दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर ख़त्म करा दूंगा। जो हमने पुराना पढ़ा है एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, समझ लो। इस चार्ट को खुद अपनी बुक में 1-2 बार करके देखना, समझना। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है टोटल, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है टोटल, इंक्रीमेंटल मतलब एडिशनल। तो क्यूमुलेटिव करने में कितना टाइम लग रहा है, एक एडिशनल यूनिट को बनाने में कितना टाइम लग रहा है, एडिशनल 2 को इतने, एडिशनल 4 को, एडिशनल 8 को। तो ये ध्यान से देख के करना गाइस, ठीक है, तभी अच्छे से समझ आएगा। चलो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।